नमस्कार, गुड मॉर्निंग। All dear students, today we will be discuss on topic external reconstruction। आज हम बाह्य पुनर्निर्माण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 3 ABST पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित ये चैप्टर है। अभी तक आपको आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित हमारी चर्चा चल रही थी और आज हम बाह्य पुनर्निर्माण के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है और समझना है और जो बातें आपको अच्छी लगे उसको नोट करना है, क्योंकि जब हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सलूशन तैयार करेंगे उसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शुरू करते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब एक विद्यमान कंपनी का समापन होता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण होता है। देखिए, समझिए कि जब एक विद्यमान कंपनी है उसका क्या होता है, समापन, और उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण होता है। उसके स्थान में क्या होता है, एक नई कंपनी है उसका निर्माण होता है। तो इसे बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। बाह्य पुनर्निर्माण में क्या होता है कि वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है, एक विद्यमान जो कंपनी है उसका क्या कर दिया जाता है, उसको का समापन करके उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है। तो इसके प्रोसेस को बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। इसके अंतर्गत नई कंपनी का निर्माण पुरानी कंपनी की संपत्तियों व दायित्वों को लेने हेतु किया जाता है। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो नई कंपनी है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पुरानी कंपनी है उसकी संपत्तियों और दायित्वों को उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे नई कंपनी का नाम सामान्यतः पुरानी कंपनी से संबंधित मिलता जुलता ही रखा जाता है। नई कंपनी है उसका नाम भी हम क्या करते हैं, पुरानी जो हमारी कंपनी है उससे मिलता जुलता रखते हैं, ताकि पुरानी कंपनी के नाम का लाभ उठाया जा सके। पुरानी कंपनी की जो गुडविल है, पुरानी कंपनी की जो ख्याति है, उस ख्याति का लाभ हम तभी उठा पाएंगे यदि हम नाम उस कंपनी का जो नई बना रहे हैं उसको मिलता जुलता हो। क्योंकि अगर नया नाम लिखेंगे तो उसकी जो गुडविल है, उसकी जो ख्याति है, उसका लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उसका नाम है वो मिलता जुलता ही हो। पुरानी वाली जो कंपनी हमने समाप्त कर दी और उसके स्थान पर नई कंपनी का हमने निर्माण कर दिया।
तीन प्रकार की हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें एकीकरण, संविलन और बाह्य पुनर्निर्माण। तीन प्रकार की हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें एक या एक से अधिक कंपनियों का समापन होकर उनकी संपत्तियों और दायित्वों को दूसरी कंपनी द्वारा लिया जाता है। तीनों ही प्रकार की जो हमारी परिस्थिति है, एकीकरण, संविलन और बाह्य पुनर्निर्माण, इनमें क्या होता है, एक या एक से अधिक कंपनी का क्या हो जाता है, समापन कर दिया जाता है और उनकी संपत्तियां और दायित्वों को दूसरी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तथा एक या अधिक विक्रेता, ध्यान से सुनिए, विक्रेता जिसे हस्तांतरण कंपनी होती है। विक्रेता कंपनी को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण कंपनी। और एक क्रेता हस्तांतरिती कंपनी। विक्रेता कंपनी कौन सी होती है, हस्तांतरिती कंपनी होती है। तीनों परिस्थितियों को एक ही विस्तृत नाम से हम जान सकते हैं, और वो नाम क्या है, एकीकरण। एकीकरण के नाम से हम तीनों प्रकार की परिस्थितियों को जान सकते हैं। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। आपको ध्यान में रखना है, बेचने वाली कंपनी को हस्तांतरण कंपनी और क्रेता कंपनी को हस्तांतरिती कंपनी के नाम से जाना जाता है। और तीनों प्रकार की जो परिस्थिति है उसे हम एकीकरण के नाम से जान सकते हैं। अब एकीकरण की जो स्थिति है उसके संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो काम करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लागू होंगे ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए कि लेखा पुस्तक जिसमें हम लेखा करते हैं उनमें लेखे करने के नियम हैं, और हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करते हुए लेखा करते हैं। ये लेखा मानक एकीकरण की स्थिति में क्रेता कंपनी को पुस्तकों में लेखांकन के संबंध में है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्रेता कंपनी की जो पुस्तकों में हम लेखा करते हैं एकीकरण का, उसके लेखांकन के संबंध में है। ये लेखा एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के अंश प्राप्त करने या अंश को क्रय करने की स्थिति में तथा अधिकृत कंपनी का विघटन, ये समापन, नए होने और इसका अलग से अस्तित्व बनाए रहने की स्थिति में लागू नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एकीकरण के संबंध में है वो तभी लागू होंगे जब एक कंपनी है उसका समापन कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर नई कंपनी का निर्माण हो जाएगा। अगर कोई कंपनी है उसका अधिकृत कंपनी का विघटन नहीं होता है, समापन नहीं होता है और उसका अस्तित्व बना रहता है, तो ये लेखा संबंधी जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लागू नहीं होंगे। लागू होने की शर्त क्या है, तभी लागू होंगे जब एक कंपनी का विघटन हो और दूसरी कंपनी का निर्माण किया जाता हो। ये लेखा मानक तभी लागू होगा जब अधिकृत कंपनी का समापन हो जाए तथा क्रेता कंपनी उसके व्यवसाय का अधिग्रहण कर ले। अधिकृत होने वाली कंपनी विक्रेता कंपनी कहलाएगी तथा व्यवसाय अधिग्रहण करने वाली कंपनी क्रेता कंपनी कहलाएगी। आपको ये पूरा ध्यान में रखना है कि जो कंपनी अधिग्रहण कर रही है वो क्रेता कंपनी कहलाएगी और जिसका अधिग्रहण हो रहा है वो विक्रेता कंपनी कहलाएगी। ये देखिए,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लागू होंगे? जब अधिकृत कंपनी का समापन हो जाए और क्रेता कंपनी द्वारा उसका व्यवसाय अधिग्रहण कर लिया जाए। भारत के अकाउंट्स इंस्टीट्यूट के लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एकीकरण के लिए लेखांकन इसी आधार पर जारी किया गया। ये लेखा मानक 1 अप्रैल 1995 से या उसके पश्चात होने वाली कंपनियों के एकीकरण लेखांकन पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। 1 अप्रैल को भारत के चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स के लेखांकन मानक का जो बोर्ड है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एकीकरण के लिए लेखांकन के आधार पर जारी किया गया। तो 1 अप्रैल 1995 के बाद जो भी कंपनियां एकीकरण किया जाता है तो उस पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। उनको ये एकीकरण के अनिवार्य रूप से लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करते ही क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है। तो आपको भी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को यूज करते हुए हमारा क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा करना है। बाह्य पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का जिस कंपनी को अधिग्रहित किया जा रहा है उसका अस्तित्व समाप्त होना जरूरी है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है तथा नई कंपनी द्वारा उसकी पुरानी जो कंपनी है उसकी संपत्तियां और दायित्वों को लेने के लिए ही उसका निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ साथ एक बात बहुत विशेष इम्पोर्टेंट बात है और वो बात ये है कि उस जो नई कंपनी है उसका नाम भी हम पुरानी कंपनी के नाम से मिलता जुलता रखते हैं ताकि जो पुरानी कंपनी है उसकी गुडविल का उसकी ख्याति का हम लाभ उठा सकें और अपने व्यापार को और अधिक विस्तृत कर सकें और जो कंपनी घाटे में चल रही थी उसका फायदे में पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।